नमस्कार। मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अनिल सक्सेना जी, जो यूएई में रहते हैं और एक प्रसिद्ध किडनी विशेषज्ञ, हाइकू कवि और लेखक हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के साथ साथ वे साहित्य में भी सक्रिय हैं। उनके हाइकू जीवन, प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करते हैं। वे विज्ञान और कला का अद्भुत संगम है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अनिल सक्सेना जी से। नमस्कार अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अनसुया जी। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चिकित्सा और अनुसंधान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं मेरे पास। तो आपके जी। 38 वर्षों के चिकित्सा अनुभव में सबसे चुनौतीपूर्ण और सीख देने वाला क्षण कौन सा रहा है? इससे पहले मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूंगी आपके मुख से सर। हम्म। तो मेरा परिचय संक्षेप में इस तरह से है कि मेरे पिता एक प्रशासनिक अधिकारी थे जी। उत्तर प्रदेश में। और उनको प्रकृति से काफ़ी प्रेम था। वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। और तो वो अक्सर दौरे पे जाया करते थे, गांव में, दूर दराज इलाकों में। तो उनके साथ मैं भी कभी कभी चला जाता था। तो इस तरह से मुझे गांव के जीवन, पहाड़ी जीवन, छोटी मोटी जो जगह हैं, बहुत क्लोज उनसे उनसे एक तरह का परिचय हुआ। ये मैं जब बहुत छोटा था तब उनके साथ जाया करता था। वहाँ लोग कैसे खातिर करते हैं आपकी, क्या क्या स्वागत करते हैं, कैसे आपका ख्याल रखते हैं। दूसरी वजह जो चीज़ थी, वो मेरी माता जी जो थी, वो जब मैं हाई स्कूल कर रहा था तब वो बीए में थी। तब उन्होंने हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर दोनों लिए हुए थे। तो उनके पास बहुत सारी किताबें थीं, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर की। जैसे कीट्स, बायरन, शेक्सपियर, इन सब की किताबें थीं जिनको मुझे पढ़ने का मौका मिला। कई बार वो अपने ज़ोर ज़ोर से पढ़ती थी तो मैं सुनता रहता था। और इस तरह से हिंदी में सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन सब के भी मुझे अभी तक याद है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, महादेवी वर्मा, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही कुछ कहती रहती थी। तो मैंने इन सबको पहले पढ़ा काफ़ी। प्रेमचंद की कहानियाँ मुझे बहुत ही पसंद थीं। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा शुरू से ही हिंदी साहित्य से और इंग्लिश साहित्य से बड़ा प्रेम था। लेकिन जब मैं मेडिकल में आया, तो ये सन 1973 की बात है, जब मैंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया। उसके बाद थोड़ा चित्रकला मैंने की पहले 2 साल, क्योंकि उस टाइम पे उतने बिजी नहीं होते हैं हम लोग, पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं होती है शुरू में। तो उस वक्त मैंने ऑयल पेंटिंग शुरू की। उससे चित्रकला में काफ़ी कुछ विज्ञान झलकता था, या मेरी संवेदनाएं थी। हम्म। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो दोनों, कला और साहित्य और मेडिसिन, दोनों में संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक कॉमन फैक्टर है मेरी कला और साहित्य और मेडिसिन में। तो जो शोध जो मैंने किए, वो भी मरीजों से प्रेरित होकर किए, क्योंकि उनकी समस्याएं जो थी रोज की, उन्हीं के बारे में मैंने शोध किए और उसमें सफलतापूर्वक प्रयोग किए, और उनके लिए नई नई विधाएं खोजी उसमें। और साहित्य में ऐसा हुआ कि अ, उसके बाद मैंने एमबीबीएस के बाद एमडी की, फिर एमआरसीपी किया, फिर एफआरसीपी हुआ, फिर एफएएसएन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की। तो मैं 2000 तक 10 तक पढ़ता ही रहा। इस बीच में बच्चे जो थे वो अमेरिका चले गए पढ़ करके, और मैं दुबई में था। तो दुबई में मुझे यहाँ साहित्यकारों का सानिध्य मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ लिख ही सकता हूँ। तो पिछले 2 साल 3 साल पहले मैंने कुछ लिखना शुरू किया। और वो हाइकू मुझे बहुत चैलेंजिंग लगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगे कि इसमें कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हाइकू अपने आप में, इसलिए मैंने अपनी पहली किताब का नाम बोनसाई रखा। बोनसाई अपने आप में एक कंप्लीट पेड़ होता है, वृक्ष होता है, जो कि सिर्फ साइज का फर्क होता है, आकार में छोटा, लेकिन है संपूर्ण पेड़। उसमें फूल फल सब लगे होते हैं। तो
करीब ये 2 साल से मैं हाइकू लिख रहा था। मैंने हजारों हजार के आसपास हाइकू लिख लिए हैं, तो उसमें से 200-300 हाइकू जो हैं बोनसाई मेरी कृति में हैं, जो कि अभी कुछ ही महीनों पहले प्रकाशित हुई थी। जी। तो फिलहाल मैं कुछ पेंटिंग कर रहा हूँ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेरे जर्नल्स के मुख्य पृष्ठ पे आज छपती हैं। हम्म। प्लस अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की एक पत्रिका है, उसमें हर महीने एक मेरी अ, जो कृति है, जैसे कि पेंटिंग है, वो छपती है। प्लस मैं अभी भी हाइकू लिखना जारी रखता हूँ। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। और आप चिकित्सा के साथ, मरीजों के साथ काम करते हुए इस तरह के हाइकूस, तो हाइकू के अंदर आप किस विषय को शामिल करते हैं? क्या मरीजों की वेदना होती है, या कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं, या प्रकृति से संबंधित होती हाइकू एक प्रतीकों का के माध्यम से कहे जाने वाली कहानी है, हैं? और जो कि 17 वर्णों में होनी चाहिए। जी। 5, 7 और 5 की 3 पंक्तियों में। तो इतनी अच्छी डिसिप्लिन में आपको कुछ कहना है, वो भी पूरा, कोई भी चीज बाकी न रह जाए उसमें कहने के लिए। ये एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन है। जी। जी। इसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ रह जाए। जी। तो मरीजों की वेदना संवेदना ये तो है ही, में जो जो प्रेरित करती है। लेकिन प्रकृति में बहुत सारे रंग हैं। जी। तो चूंकि मैं कलाकार हूँ, मैं पेंटिंग भी करता हूँ, तो वो रंग जो है वो शब्दों में बयान करना कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो हर चीज प्रकृति में कुछ ना कुछ कहती है। पेड़, फूल, पत्तियां, बादल, बिजली, चांद, सूरज, कुछ न कुछ ये कहते हैं। सनसेट लोगों ने, सूर्यास्त, सूर्योदय, लाखों लोगों ने हर तरह से उसको डिस्क्राइब किया है। लेकिन उसको कहने में अलग अलग शब्दों का अलग अलग संवेदनाएं। कभी सूरज जो है किसी को जलाता है, तो कभी किसी को प्रेरित करता है सूर्योदय। जी। कभी वो ज्ञान का प्रकाश लाता है, तो कि जब डूबता है तो लगता है अहंकार की वजह से डूब गया। तो ये किस तरह से उस वक्त ये हमारा मूड या संवेदना किस तरह की होती है, और वो प्रतीक है। तो प्रतीकों के माध्यम से हर तरह की कहानी कही गई है। तो उसमें यहाँ तक कि विमान हादसा जो हुआ था, उसमें भी प्रतीक के माध्यम से काफी बात कही है मैंने, जबकि अगर आपने आखिरी लिखा चैप्टर तो जोड़ा। हम सुनना चाहेंगे सर। जो आपने विमान हादसे के बारे में लिखा है, अगर आपकी पुस्तक के अंदर है और आपके पास अभी अवेलेबल है, तो हम सुनना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल सुनाऊंगा। विमान हादसा, इसकी वजह से मेरी ये पुस्तक थोड़ी सी डिले हो गई थी। अच्छा। क्योंकि मैं इस चैप्टर को जोड़ना चाहता था, क्योंकि इसी वक्त विमान हादसा हुआ था। हाँ हाँ। तो विमान हादसा में जो पहला जो हाइकू है, उसमें है, रहे अधूरे, रहे अधूरे कितने ही मंसूबे शोक में डूबे। रहे अधूरे कितने ही मंसूबे शोक में डूबे। शब्दों से परे, शब्दों से परे हृदय विदारक सैकड़ों मरे। शब्दों से परे हृदय विदारक सैकड़ों मरे। लगी जो आग कितनों की दुनिया जल के खाक। लगी जो आग कितनों की दुनिया जल चल। के खाक। जला विमान बेगुनाहों ने गंवाई जान। गवा जला विमान फिर बेगुनाहों ने गंवाई जान। ये इनमें से कुछ है बहुत सारे। बहुत सुंदर। काया नश्वर हाँ कर सर। गया किनारा, आंखों का तारा जिनका बेटा चला गया। जी। जी जी, बहुत सुंदर और बहुत संवेदनशील आपने लिखा है। और पूरा चित्रण मतलब एक तरह से दिखाई दे गया है कि किस किस तरह के लोग जो अच्छा, उनमें से कुछ बचे थे, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बचा था शायद। उसके बारे में कुछ एक ही लिखा है बचा आप? था। जी। जी। तो इसमें मैंने एक भगवान के लिए भी इसमें कुछ कहा था। हम्म। गिरा विमान क्या विधि का विधान। गिरा विमान क्या विधि का विधान, हे भगवान। हे भगवान। जी जी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। और पूरा चित्रण प्रस्तुत हो गया है आपकी हाइकू से जी, धन्यवाद। विमान घटना का। जी सर, आंतरिक चिकित्सा और नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में आपने जो अग्रणी कार्य किए हैं, उनमें से आपको कौन सा कार्य सबसे अधिक
संतोष देता है? ये मैं आपके जो प्रोफेशन है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछ रही हूँ। जी। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि कला और और मेडिसिन या चिकित्सा, दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, वो है संवेदना। जी। जब आप संवेदनशील होते हैं तो उन लोगों के प्रति आपके लिए कुछ कर्तव्य हो जाता है। तो मुझे इंस्पायर किया, मुझे प्रेरणा दी मेरे मरीजों ने, और उनकी जो दिन प्रतिदिन की जो मुश्किलें थीं। जैसे मैं डायलिसिस और नेफ्रोलॉजी का विशेषज्ञ हूँ। जी। तो बहुत से लोग जो जब डायलिसिस होती है तो उनके यहाँ पर एक नली सी डाली जाती है जो कि हृदय में जाती है, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत लोगों की मौत हो जाया करती थी। तो मैंने इस ये सोच के कि या ये और करीब 25-30% लोग इसी से मरते हैं। हम्म। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ एंटीबायोटिक लॉक लगा दिया जाए तो बैक्टीरिया घुसेंगे नहीं और हार्ट तक इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये मैंने पहले एक पायलट स्टडी की और उसके बाद उसको अमेरिकन जर्नल में पब्लिश किया। फिर उसके बाद जब मुझे प्रोत्साहन मिला, उन्होंने उसको छापा, तो मैंने एक विस्तृत रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किए। उसमें 4 रैंडमाइज कंट्रोल किए जिसको कि मैंने खुद ही लीड किया था। तो उसमें करीब उसमें लॉक लगाने की वजह से हम्म। अ, जो मृत्यु दर थी वो 30 से 35% कम हो गई। बहुत सही। तो ये जो मेरे अ, अचीवमेंट आपने जो जो किया। शोध कार्य थे, ये किडनी इंटरनेशनल, अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीजेस और नेफ्रोलॉजी के दूसरे जर्नल्स में बहुत प्रमुखता से छपे। उसके बाद उन्होंने मुझे एडिटोरियल बोर्ड पर और और पीयर रिव्यू और दूसरी तरह की जिम्मेदारियां दी, जिसको कि मैंने बखूबी निभाया पिछले अ, करीब कई 3-4 साल पहले तक। हम्म। क्या बात है, बहुत तो सुंदर। उसमें जो भी कुछ किया, इसी तरह से दूसरी चीज जो थी कि बहुत सारे पेशेंट्स को डायलिसिस में ब्लड के इन्फेक्शन हुआ करते थे, जिसमें हेपेटाइटिस सी बहुत प्रमुखता से होता था। हम्म। तो हेपेटाइटिस सी जो है लिवर का इन्फेक्शन है, जो कि आगे से लिवर का कैंसर करता है। हम्म। तो उन पेशेंट्स के लिए भी मैंने बहुत शोध कार्य किया और वो उसमें भी काफ़ी गिरावट आई। तो ये भी जो शोध कार्य था वो प्रमुखता से काफ़ी जर्नल्स में छपा। तो इससे मुझे प्रसिद्धि तो मिली ही, लेकिन सबसे बड़ा संतोष ये हुआ कि मैं कुछ उन लोगों के लिए कुछ कर पाया जो कि बेचारे इस शोध कार्य के एब्सेंस में उनको शायद मरना पड़ता। जी। तो जी। वो बच गए, कैंसर से बचे। और ये चीज दुनिया की नजर में आई कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए जी। जिससे कि लोगों की जान बचे। क्या बात है सर। सर, आपकी शोध यात्रा की शुरुआत हुई कैसे हुई? और आज के युवा चिकित्सकों को आप इसमें कैसे प्रेरित करते हैं? तो जिस तरह से आपने शोध कार्य किए, तो इसकी मतलब सिर्फ ये देखकर कि मरीज इससे ज्यादा मर रहे हैं इसलिए आपके दिमाग में ये चीज उपजी कि मुझे इस पर शोध करना चाहिए, या कोई और प्रेरणा थी? हाँ, शोध कार्य जो है वो नैसर्गिक ढंग से होना चाहिए, नेचुरल। क्योंकि आप रोज मरीज देखते हैं, आपको पता चलता है, जब आप हर साल अपने कार्य का रिव्यू करते हैं तो आप पता चलता है कि किस तरह के मरीज आपने ज्यादा देखे जी। और उनमें किस तरह के रिजल्ट आए। हम लोग अक्सर ऐसा नहीं करते हैं, हम पढ़ के भूल जाते हैं और आगे हम देखते रहते हैं मरीज, और पिछले मरीजों का कोई ख्याल नहीं करते। तो पहले तो जरूरी है कि अपने 4-5 वर्ष का रिव्यू करें और देखें आपने किस तरह के मरीज देखे और उनमें किस तरह के मरीजों का इलाज आप ठीक से नहीं कर पाए। जी। फिर इन चीजों का इलाज क्या दुनिया में मौजूद था या आप किसी और बेहतर तरीके से उसको कर सकते थे। अगर दुनिया में दूसरे लोगों ने अच्छा किया है तो उसको ट्राई करना चाहिए आगे अपने, ताकि उसमें संशोधन हो सके आपके ट्रीटमेंट में। और अगर किसी ने नहीं किया है तो आपको शोध करना है। तो जिन चीजों में लोगों ने शोध नहीं किया था, ये आपके शोध के विषय हो सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं, बजाय इसके कि किसी भी चीज को रिपीट किया जाए, दूसरे किसी ने शोध किया है, हमारे वैज्ञानिक उसको दोबारा करें सिर्फ थीसिस लेने के लिए या सिर्फ शोध कार्य को पब्लिश करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रेरणा आपके अपने ही मरीजों से आनी चाहिए और उनके हित के लिए होना चाहिए। जी। बिल्कुल। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। जी। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र की, और ऐसी ही बातें मैंने सुनी हैं लिटरेचर के क्षेत्र में।
जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं बस इसी तरह से जितने शोध कार्य करते हैं, बिल्कुल आपकी बातें उनके साथ मिलती जुलती हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने सही कहा कि जी। लिटरेचर और चिकित्सा ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। शब्दों का ऑपरेशन करना और एक इंसान का मतलब ऑपरेशन करना, या यहाँ पे कविताएं या जो भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो शब्द हैं जिस तरह से बोला जाता है उन्हें, वो बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। तो बड़ा अच्छा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे आपसे बात करके सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जी कि धन्यवाद। 75 से अधिक शोध पत्रों में से किसी एक का उल्लेख आप करिए और जिनके वैश्विक चिकित्सा समुदाय पर गहरा प्रभाव डाला है। आपने जैसे वो वाला बताया अभी, हृदय वाला, इसके अलावा कोई और शोध कार्य जो बताना चाहें आप? हाँ, शोध कार्य तो मेरे बहुत सारे थे, और ये 75 जो पेपर्स हैं या शोध पत्र हैं, ये सिलसिलेवार हैं। हम्म, ऐसा नहीं हुआ कि, तो सबसे पहले तो एक, अगर आप शोध पत्र लिखते हैं तो उसकी प्रिवलेंस जानना चाहते हैं कि ये इसकी सीवियरिटी है कितनी, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, तो उसके लिए एक शोध पत्र होता है। जी कितने लोगों को, कितने परसेंट लोगों को ये प्रॉब्लम हुई, जी एक शोध पत्र। दूसरा यह है कि क्या हमने पिछला ट्रीटमेंट ठीक किया, नहीं किया, या अच्छा किया, या बेहतर कर सकते थे, दूसरा। तीसरा, क्या इसके लिए बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, चौथा पत्र। पांचवा पत्र ये कि उनमें से एक ऑल्टरनेटिव उठा करके उसको ट्राई किया जाए, सब जो कि उसकी जो क्या कहना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत, जैसे कि किया जाता है रिसर्च, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जी जी तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए करके आप उसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाइए और उसको अप्रूव कराइए एथिकल कमेटी से, और फिर उस पर कार्य कीजिए। वो कार्य 1-2 साल चलता है, उसके बाद आपके पास नतीजे आते हैं जिसको कि, और किसी को पता ना चले, मरीजों को और कंट्रोल पॉपुलेशन को, तो उनको रैंडमाइज किया जाता है, ताकि हमारी बायस ना हो उसमें, हमारे अपनी फीलिंग्स ना आ जाएं कि हम किसी एक, हम अगर अच्छा करना चाहते हैं तो लग रहा है कि अच्छे रिजल्ट ही देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए रैंडमाइज कर देते हैं। जी तो रैंडमाइज डबल ब्लाइंड मींस ना मरीज को पता ना डॉक्टर को पता वो क्या हो रहा है, लेकिन हम उसके बाद जब रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ये फायदा हुआ, दूसरे में नहीं हुआ। फिर पता चलता है कि ये किस कैटेगरी में अगर फायदा हुआ है तो दूसरी कैटेगरी में क्यों नहीं हुआ, या एक अगला शोध पत्र। जी, तो जो, ये एक सिलसिला है। ये चलता रहता है। लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छी घटना बताना चाहता हूँ, जिसमें कि शोध तो नहीं कहना चाहिए। हम्म मेरे पास, मैं क्लिनिक में था, 5 बजे मैं क्लिनिक बंद करने वाला था, मैं यहीं पर दुबई में अपने ज़हरा हॉस्पिटल में था। हम्म। तो 5 बजे मेरी क्लिनिक बंद हो रही थी, इसी में एक अमेरिकी अमेरिकन महिला मेरे कमरे कमरे में, उसमें बाहर मेरे कैबिन में आई। रिसेप्शनिस्ट से बोली। हाँ। तो उनसे रिसेप्शन पे आके कहने लगी कि उनको दिखाना है। हम्म, तो वो मना कर रहा था, मैं बाहर आके देखा कि मैंने कहा आने दें, इनको बुक कर ले। तो वो जब अंदर आई तो वो मुझसे उन्होंने बताया कि उनको किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो दिखाना चाहती है। मैंने कहा आप कल सुबह आ जाइए क्लिनिक में, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी दिखाना है, बहुत ज़रूरी। तो मैंने उनको बुक करके उनको देखना देखा, उनकी कुछ जांचें लिख दी। अगले दिन जब जांचों की रिपोर्ट आई तो पता चला उनको बहुत सीवियर किडनी फेलियर है, और साथ ही साथ उनको 4 महीने की प्रेगनेंसी थी। उन महिला की उम्र थी 39 ईयर्स। 39 ईयर्स। तो इतना सीवियर उनको जो किडनी प्रॉब्लम थी कि उसकी वजह से उनको कंटिन्यूटी शायद प्रेगनेंसी की नहीं हो पाती। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बच्चे को बहुत खतरा है, और माँ को भी, आपको भी बहुत खतरा है जान का। लेकिन एडवांस प्रेगनेंसी थी, और वो, क्योंकि उनका पहले कोई बच्चा नहीं था, और उनकी एक और भी बात थी, सामाजिक समस्या क्या थी कि उन्होंने एक दूसरी जाति में विवाह किया था, इसलिए वो रहती थी दुबई में। अच्छा। तो ये सब होने की वजह से वो दुबई में ही इलाज कराना चाहती थी। तो उनको, फिर मैंने कहा कि आपको डायलिसिस पर रहना पड़ेगा हफ्ते में 5 दिन। वो मान गई। उसको उनको डायलिसिस में खून की सफाई करते हैं, इतनी सफाई करते हैं ताकि वो नॉर्मल सा हो जाए, ताकि बच्चे को तक कष्ट ना हो। उनको हफ्ते में 5 दिन डायलिसिस करते रहे, उनको हर वीक उनके बच्चे की जांच होती रही।
आखिर में 8.5 महीने के बाद उनको सिजेरियन से हेल्दी बेबी हुआ। हाँ। इसका पर ये तो बहुत रेयर चीज़ थी। एक्चुअली क्या होता है कि जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उनको प्रेगनेंसी होती ही नहीं, उनके तो पीरियड्स ही नहीं होते। हम्म। तो इसमें एक मिराकल ये था, चमत्कार, कि उसको प्रेगनेंसी हुई और सक्सेसफुली हुई और बच्चा भी हेल्दी हुआ। हाँ, वाह, ये तो तो बहुत। इससे खैर ये तो एक सक्सेस स्टोरी हुई मेरे नहीं, मेडिसिन की। माधुरी बची या नहीं? लेकिन सामाजिक रूप से कैसे जुड़ी ये, जी जी। नहीं, मदर फिर उसके बच। बाद। हाँ, बच्चा तो बच जी। गया। बच्चा तो बच गया, निकल आया। नहीं, दोनों बच गए, दोनों दोनों। बच्चे थे। हाँ। दोनों स्वस्थ रहे। दोनों स्वस्थ थे। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों माता पिता दोनों के जो थे वो आपस में बहुत ज्यादा उनकी अ, अच्छे रिलेशंस नहीं थे। जो पति था और जो वाइफ थी, उन दोनों के तरफ के लोग, ससुराल वाले, हम्म। तो वो लोग बच्चे को देखने आए और गले मिलके फूट फूट के रोए। तो उसने न केवल एक नवजात शिशु को जन्म दिया और ऐसी कठिन परिस्थितियों में, बल्कि दो फैमिलीज को मिलाया। तो ये मेरे लिए सबसे सुखद एक्सपीरियंस रहा। आप सुना रहे हैं और मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने ही ये घटना घट रही हो। आपने बहुत विधिवत तरीके से इसे बताया, और आपने क्या महसूस किया होगा मैं समझ सकती हूँ सर। उस खुशी की जो चरम सीमा है, मैं उसे एहसास कर सकती हूँ। ये बहुत फिर ऐसा मैंने नाम इस दिया केस को गया है कि पूरी एक पूरे। भगवान और डॉक्टर जी। एक मतलब भगवान की उपाधि दी गई है डॉक्टर्स को, तो ऐसी नहीं दी गई है। इस तरह के चमत्कार आप करते हैं, और आप के नहीं, ये क्षेत्र। तो भगवान की मदद से ही होता है। जी उसके बाद मैंने इस केस को काफी लोगों को बताया और काफी रिपोर्ट किया, जिसमें मुझे काफी प्रशंसा मिली और ख्याति मिली। जी जी। लेकिन वो सब सेकेंडरी था। इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि एक, अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अगर 39, अगर उस वक्त अगर उसको वो माँ ना बनती तो आगे नहीं बन सकती थी, क्योंकि डायलिसिस के बाद उसका ट्रांसप्लांटेशन होता। हम्म। ट्रांसप्लांटेशन में 2 साल तक वो माँ नहीं बन सकती थी। तब तक वो 42, कम से कम 42 साल की हो जाती, जिसमें कि उसको प्रेगनेंसी के लिए कहते हैं कि एल्डरली प्राइमी, तो बहुत खतरा था। तो ये बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी भी थी। जी जी। बहुत सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और इतनी मुश्किल में आपने दोनों को ही बचाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, सचमुच में चमत्कार है। और भगवान का कहते हैं कि कृपा तो होती है, लेकिन आप लोग जो निमित्त बनते हैं और आप लोग जो अपने हाथों से कार्य करते हैं, मार्वलस। बहुत बहुत सुंदर है, मतलब जी, जितनी भी तारीफ धन्यवाद। करें इसकी कोई सीमा नहीं है। तो सर, मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि आपने ऑक्सफोर्ड और ब्रेनर एंड रेक्टर जैसी विश्व प्रसिद्ध पाठ्यपुस्तकों में नाम दर्ज कराया। यह उपलब्धि आपके लिए क्या मायने रखती है? ये मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप ही दर्ज हो गए। क्योंकि जब ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं, ये बहुत मशहूर नेफ्रोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हम्म। इनमें जो अच्छी क्वालिटी की रिसर्च होती है वो इसमें अपने आप शामिल हो जाती है 10 साल के बाद। तो जो शोध पत्र होते हैं वो आपको 1-2 साल में आपको एनलाइटन करते हैं, आपको बताते हैं कि चीज़ नई है। जब वो काफ़ी प्रूवन तरीके से, एक तरह से स्थापित हो जाती है वो चीज़, तो वो टेक्स्ट बुक में आ जाती है। जी तो ये ब्रनर और रेक्टर की जो ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स हैं, इनमें जो स्थापित जो नॉर्म्स थे उनमें वो शामिल हो गई। इसमें मैंने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए थे, ये तो अपने आप ही हुआ। जी। बहुत ये खूब। बहुत सारे दूसरे शोध कार्य करने वालों का भी ऐसे ही हुआ। जी तो जी। ये मुझे बाद में पता चला, 10 साल बाद, कि ये मेरे कार्य उसमें शामिल हो गए हैं। क्या बात है। बहुत सुंदर सा, नहीं वो हो ही जाता है, मतलब आप लोग कार्य कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं विदित होता है, और नाम पहुंचते पहुंचते पहुंच ही जाता है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। सर, मैं आगे ये जानना चाहती हूँ कि विभिन्न धन्यवाद। राष्ट्रीय जर्नलों के संपादकीय बोर्ड में शामिल होने का अनुभव कैसा रहा? हाँ, ये तो बहुत अनुभव जो था बहुत अद्भुत रहा। जी। होता क्या है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पीयर रिव्यूअर होते हैं या एडिटर होते हैं, एडिटोरियल बोर्ड पे होते हैं, तो आपको सबसे नई रिसर्च देखने को मिलती है जो आपने नहीं की, दूसरों ने की। क्या बात। फिर आपके जैसे 3-4 लोग जो कि उसके माहिर होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको वो रिसर्च भेजी जाती है। 3 या 4 लोग जो हैं उसको रिव्यू करते हैं, पीयर रिव्यू, और फिर ये देखते हैं कि वो पब्लिश होने के लायक है कि नहीं है।
जी। और उसके लिए, एक रिसर्च के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। फिर चार लोगों में से तीन लोगों की ओपिनियन आपस में मिलनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता होता कि बाकी तीन लोग कौन हैं। तो इसके लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी होता है, और दूसरा यह है कि साइंस में कोई रिसर्च ऐसी न चली जाए जिससे कि लोगों को नुकसान हो। जी। तो उसकी एक्सेप्टेंस रेट शायद 15 या 20% ही होती है। हम्म। तो इस दौरान आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ती है, आपका ज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो रिसर्च तो रिसर्च, उसके बारे में जो लिखा होता है उसके बाद उस विषय में आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी, और जब वो शोध पत्र जो है प्रकाशित होता है, तो तब आपको बड़ी खुशी होती है कि आपने एक सही शोध पत्र को प्रमोट किया और प्रकाशित हुआ। तो इस तरह की खुशी बहुत ही अच्छी होती है। काफी बड़ी। दूसरा ये होता है कि कुछ शोध पत्र जो कि नहीं जाने चाहिए थे, उनको आपने फिल्टर करके रोका। हम्म। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, होती है ये, और इसे निभाना सचमुच में बहुत ज़्यादा कठिन है। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसमें, ताकि कोई गलती ना हो सके इसमें। जी सर, बहुत जी। खूबसूरत। चिकित्सीय अनुसंधान में नैतिकता और मानवीय संवेदनशीलता को बनाए रखना कितना कठिन होता है? बहुत कठिन है, क्योंकि कई बार होता है कि ड्रग कंपनीज के और लोगों के प्रेशर आते हैं कि उनका उनका और वो कई बार होता है कि ऐसे पेपर्स आते हैं जो कि बहुत बड़े प्रतिष्ठानों से होते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड या या ऐसी बड़ी संस्थाओं से, तो उसका प्रेशर हमारे पास बहुत होता है। तो हम सोचते हैं कि ऐसे ही लोग शायद उनके अनुसंधान में ऐसी ही कोई बात नहीं रही होगी, कुछ खास बात तो है। तो इन चीज़ों का प्रेशर हमारे पास इतना होता है कि हमें और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये जो है चीज़ जो हम कर रहे हैं वो सही है। और उसके लिए हमें उत्तर तैयार रखने पड़ते हैं, जी। चाहे उनके उसको लिखे हुए एक्सेप्ट करें या जो, रिजेक्ट करें। तो हाँ, मतलब उनके भेजे हुए जो पत्र होते हैं, उन्हें रिजेक्ट करने में क्या कभी ऐसा होता है कि नहीं, इन्हें नहीं रिजेक्ट करना है, या सम टाइम कि प्रूफ के साथ रिजेक्ट करना पड़ता होगा, जैसे कि आपने बताया, तो वो प्रूफ ढूंढने में क्योंकि ही बहुत उसका ज्यादा। इतने काटे तर्क होते हैं कि उसके उसके बेसिस पे उनको एक्सेप्ट करना या ना करना एडिटोरियल बोर्ड को मानना पड़ता है। और चूंकि हर एडिटर अपने आप में स्वतंत्र होता है अपनी ओपिनियन देने के लिए, लेकिन उसका एक बेसिस होना बहुत जरूरी है। और जब तीन लोग एक ही बात कह रहे हैं और चौथा नहीं कह रहा है, अगर दो लोग एक सी बात कर रहे हैं, दोनों के लोग, तो ये शोध पत्र किसी और बोर्ड को भेजा जाता है, एक और ओपिनियन ली जाती है, फिर देखा जाता है कि तीन ज्यादातर लोग क्या बात कह रहे हैं, जरूर। तब वो जाकर पब्लिश होता है। तो बिल्कुल। किसी एक पर नहीं होता इसका, इसकी जिम्मेदारी ये पूरे बोर्ड पर होती है। वो होती है। बहुत खूबसूरत सा। सर, डिजिटल युग में चिकित्सा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या भविष्य देखते हैं आप? हर चीज जैसे ये दुधारी तलवार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है तो आर्टिफिशियल ही। जी। तो कोई भी आर्टिफिशियल चीज नॉर्मल या नैसर्गिक चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती। जी। जैसे आप सोचे सचमुच की नाव और कागज की नाव, तो ये आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई चीज जो है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत फास्ट। ये बहुत तेज है और बहुत तेजी से आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो आप इसको अपना सेवक बनाएं, ना कि मालिक। बिल्कुल सही। जो भी, पहले हम घंटों लाइब्रेरी में बैठे रहा करते थे, जब मैं एमडी कर रहा था तो अपने शोध पत्र के लिए, तो मैं सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठता था, और फिर उसके बाद उसकी फोटोकॉपी निकाल के घर पे लाता था, फिर उनको पढ़ता था। अब ऐसा नहीं। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइब्रेरी आपके घर पर है। और वो सब आप, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो ऐसा है कि अगर आप डालिए बस क्वेश्चन और उसका जवाब आ जाता है। लेकिन वो काफी बायस्ड हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस बनाने वालों ने आपको खुश करने के लिए बनाई है वो चीज, आपके अगेंस्ट वो कुछ नहीं कहते। जी। तो ये बात जानने की जरूरत है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुशामदी भी है। जी। तो जी। हर चीज, और ये जरूरी है कि किस तरह का सवाल आप पूछेंगे तो उस तरह का जवाब मिलेगा। लेकिन उसको इस्तेमाल करने की विधि ये है कि आप उसको ट्रस्ट मत कीजिए, उससे सिर्फ नॉलेज गैदर करिए न्यूट्रल वे में। तब आप उस नॉलेज को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो समय बचा सकते हैं।
और समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी क्या है? समय ही तो है। समय ही तो है। अगर आपका समय जिंदगी में नियोजन कुछ आप समय कर। बच जाता है जी। जी सर, मैंने कुछ तो फिर ऐसा भी बहुत बड़ी देखा सेवा है हो। कि कुछ मशीनें ऐसी बनी हुई हैं कि डॉक्टर्स को खड़े रहने की जरूरत नहीं है सर्जरी करते वक्त, वो बस ऐसे करेंगे और सारा कुछ जो ऑपरेशन है वो मशीनें करती हैं या एआई करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हालांकि डॉक्टर कहीं सर्जरी पर से भी रिलेटेड रह नहीं कर हूं, सकते लेकिन हैं। फिर भी जी। रोबोटिक सर्जरी एक चीज है। जी। जी। तो रोबोटिक सर्जरी अपनी मर्जी से काम नहीं करती। जी। इसमें भी सर्जन उसको फीड करता है कि रोबोट को करना क्या है। रोबोट जो है उसको ज्यादा सूक्ष्मता से करते हैं और ज्यादा स्किल से करते हैं, जो कि उनकी रोबोट की स्किल इंसान की स्किल से काफी ज्यादा हो सकती है। हम्म। और ये एक स्टैंडर्ड हो सकता है। अलग अलग सर्जन्स अलग अलग स्किल्स के वही काम करने वाले हैं, लेकिन केस खराब हो सकता है, केस अच्छा भी हो सकता है। लेकिन रोबोट के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अगर फीड कर दें तो वो हमेशा उसी तरह से करेगा उस प्रोसीजर को। लेकिन फीड करने वाला कौन है? सर्जन। तो इसमें मालिक तो सर्जन ही है, सेवक जो है वो रोबोट है। जी बिल्कुल। तो उनको इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। तो अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि रोबोट के द्वारा करवाई गई सर्जरी, सर डॉक्टरी, तो अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसमें सर्जन को ही ब्लेम किया जाएगा? ये तो नहीं होगा कि नहीं रोबोट ने की है इस वजह से, सर्जन ही ब्लेम? हाँ, इसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जी। कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबल है कि हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है कि डॉक्टर्स हैं या उनकी टीम? कौन है रिस्पॉन्सिबल? तो अभी इस पे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है वर्ल्ड में। इसीलिए इनमें से बहुत सेलेक्टिव जगहों पर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल हो रही है, किडनी के रिमूवल में इस्तेमाल हो रही है। रोबोटिक या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अभी काफ़ी कुछ उसका विस्तार हो रहा है और रोज़ के रोज़ नई चीज़ें निकल रही हैं। तो अभी ये बड़ी डायनेमिक परिस्थिति आ गई है कुछ। किस्म की की एक विधा कहना चाहिए साइंस की, जिसमें कि प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कि कहाँ ये अंत होगा। क्या करें होगा। तो इसलिए अभी इसमें फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तभी तय होगी ही जो उसको यूज करेगा। तो अभी इसके बारे में काफी डिबेट है, लेकिन कुछ चीजों में ऐसा डिसाइड कर लिया गया है, तो वो शायद उसमें हॉस्पिटल और डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जी। जी, बहुत खूबसूरत आंसर जवाब दिए आपने। ज्ञानवर्धक और नेतृत्व से जुड़े तो मैंने आपसे काफी प्रश्न पूछे। चलिए अब मैं चलती हूँ, आपको संगीत कला और रचनात्मकता से जुड़े हुए प्रश्न पूछती हूँ। शायद अब आपको खुशी मिलेगी मेरे प्रश्नों को सुनकर। बिल्कुल, कि जरूर जरूर। जी, एक डॉक्टर और वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत और डिजिटल आर्ट की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? काफी हद तक आपने इसका जवाब मुझे दिया है जब शुरुआत में बात की थी आपने, लेकिन फिर भी मैं विस्तारित रूप से आपसे जानना चाहूंगी। जी, संगीत तो सुर ताल और लय है। जी। तो और सुर ताल और लय हर एक में बसते हैं, ये चाहे प्रकृति हो चाहे मनुष्य हो। और ये आपको अंदर से तरंगित करते हैं। और इसका चाहे आप उसको रिप्रोड्यूस न कर पाए, लेकिन आप इंजॉय जरूर करते हैं इसको। तो जो लोग गा नहीं पाते वो सुनते जरूर हैं और उसको आनंदित होते हैं। तो ये जो सुर ताल और लय है, ये हम लोग नेचर में भी देखते हैं। जैसे कि भौरों की गुंजन होती है, नदी नदी बह रही होती है, कल कल कल, हवा बहे, खुशबू चल रही है। तो ये सब चीजें जो हैं ये प्रकृति में हैं। बिल्कुल। और ये और गाना संवेदनशीलता ही है गाना हमारी। याद आया आपकी बातों से। आवारा भवरे, जो हौले हौले गाए, वो जो गाना है, संगीत है, ये संगीत है। तो आपकी बातों से मुझे जस्ट अभी याद आया। जी, आप बताएं। तो ये सब चीजें इनको हम सिर्फ रिपीट करते हैं। ये सब तो प्रकृति में पहले से ही है, हमने कुछ डिस्कवर तो नहीं किया। संगीत पहले से ही था। आपने उसको सारे आपने सात रंग जो थे सात वर्णों में कर दिए, सात रंगों में किया, और जो
आपने संगीत है उसको सप्तम में कर दिया, तो अच्छा। सारे गामा तो जो है वो साथ हैं, अंग भी साथ हैं, आपने सिर्फ उनको अलग अलग ढंग से अरेंज किया है अपने, और नई, यही है आपकी जो क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी बिल्कुल अलग अलग है हर एक की। आपने देखा नहीं कि, किसी सब्जेक्ट पर कितनी तरह के गाने बने हुए हैं, और उसी तरह से कविताएं हैं। वही मैं कह रहा था, सूर्योदय और सूर्यास्त, दुनिया की हर जगह का सूर्यास्त दूसरी जगह से डिफरेंट है। समुद्र के किनारे अलग, रेगिस्तान का अलग, और आपकी खिड़की से दिखने वाला अलग, और मेन रोड पे दिखने वाला अलग, हर तरह से। और कहीं पहाड़ पे चोटी पे जाके देखिए सूर्यास्त अलग, पहाड़ और जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं वहां सूर्यास्त और सूर्योदय की छटा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग। बिल्कुल। तो ये संवेदनशीलता मानव ही कर सकता है कि इनको कैप्चर करने के बाद रिप्रोड्यूस करे। अब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो चित्र बनाएगा, या नृत्य करेगा, या फिर कविता लिखेगा, या लेखन कुछ और तरह का होगा, किताब लिखेगा, उपन्यास लिखेगा, लेकिन इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से कुछ न कुछ व्यक्त करेगा। बिल्कुल करेक्ट। तो तो इसमें हम कुछ नया नहीं करते। क्रिएटिविटी हमारी वो जो है वो नए शब्दों, नए रंगों में और नए चित्रों में ढल जाती है। बस उसकी सोच पर डिपेंड करती है। ये सोच है जो अलग अलग हर तरह की। कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी जी। अलग, इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, जो भी है वो अलग है। और यही खूबसूरती है, जी। विचारों की खूबसूरती। जी। और यही इसे ही कहते हैं कि प्रैक्टिस। जैसे आपने सूर्योदय की बात की, तो कुछ लोग कहते हैं सूर्योदय होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो चक्र चल रहा है। हम्म। वही सूर्य नीचे की तरफ, अस्त तो होता ही नहीं है, वो तो बस ओझल हो जाता है आपकी आंखों से, ताकि आप आराम कर सकें, आप रेस्ट कर सकें। ये चक्र है। इस पे मैंने एक हाइकू लिखा था। जी। उस पे, रात ने जब हम्म, बदली करवट हुई सुबह। जी। रात सो रही थी, जब वो करवट बदलेगी तो सुबह हो जाती है। जी। जी। तो रात ने जब बदली करवट हुई हुई सब। सुबह। जी। तो ये देखने का तरीका है। देखने का नजरिया है, और व्यक्त करने का कि आप उसे किस तरह से ले रहे हैं। और जिस भी तरह से आप लेते हैं वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रही होती है। मतलब बिल्कुल। दिमाग जी। में उपजी हुई कोई भी सोच गलत होती ही नहीं है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। जी। सर तो बिल्कुल सही आपने कहा। जी, मैं आगे बढ़ती हूँ आपके अगले सवाल की ओर। और क्या आपको ठीक है। लगता है कि कला और संगीत चिकित्सीय कार्य को मानसिक संतुलन और रचनात्मकता देने में सहायक हैं? जी। जी, ये तो बड़ा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है एक्चुअली, बिल्कुल। कि मानसिक रोगियों को वो चित्र बनाने के लिए कहते हैं, और चित्रों के माध्यम से उनको ट्रीट भी करते हैं। तो उनकी मानसिकता को प्रकट करने के लिए चित्र होते हैं, रेखा रेखा चित्र होते हैं, जिनसे पूछा जाता है आप क्या सोचते हैं, उसको चित्र कागज पर दिखाएं, बनाएं, जिनको कि वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो उसमें ऐसा है कि रंग, ध्वनि, और मैंने कहा जैसे सुर, ताल और लय, ये हर एक को प्रभावित करते ही हैं। जी। तो चाहे मानसिक रोगी हो या हेल्दी लोग हों, या स्वस्थ लोग हों, उनको ये प्रभावित तो करता ही है। जी। तो जैसे कि खास तौर से मानसिक रोगियों के लिए, या कुछ पार्किंसंस या इस तरह के जिन लोगों को डिजीज होती है उनके लिए भी, डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आप चित्र बनाइए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करिए, जैसे कि उसको एक शब्द दीजिए या फिर उनका रेखा चित्र बनाइए। उससे उनके बारे में पता चलता है कि सोचते क्या हैं। इसी तरह से उनको अलग अलग तरह के चित्र दिखाए जाते हैं, जिससे कि वो उस पर रिएक्ट करते हैं, और फिर जब देखा जाता है कौन सी चित्र दिखाने से या कौन सी ध्वनि सुनाने से, कौन सा संगीत सुनाने से वो उनकी प्रूव कर स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य। वृद्धि अच्छा होता है। तो आपने एक शायद बात सुनी होगी, एक रिसर्च हुई थी कहीं पर गेहूं के खेत में, उन्होंने डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरीके के संगीत सुनाए, तो इवन प्लांट्स में भी ग्रोथ अच्छी हुई। तो जी। मुझे नहीं लगता कि प्लांट्स के कान होते हैं, लेकिन वो पौधों में भी एक तरह से स्फूर्ति भरते हैं, और उनके बीज और जो उनका उनका जो प्रोडक्ट था वो पहले से ज्यादा स्वस्थ हुए। तो जी। पौधे तो पौधे, इंसान जरूर उससे अफेक्ट होते स्पंदन, हैं। स्पंदन जो होता है स्वर का, कहते हैं जी। जो स्वर का साइंस अगर कोई सीख ले,
तो वह बहुत मतलब विज्ञान से भरपूर होता है। एक एक स्वर को, जैसे हम ओम की ध्वनि सुनते हैं, किस हैजर्ड में जी जी। सुनते हैं, उससे आपके मानसिक रोग में काफी आपको रिलीफ मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। जी मैंने इसका कोई ओम का उपयोग तो नहीं किया, लेकिन हाँ जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि ओम का का अभ्यास करने से कम आपकी जो ध्वनि है हम्म, उसमें गूंज पैदा होगी। जी। और गूंज स्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिसकी आवाज में गूंज है, नेचुरल गूंज, हम्म, वो बहुत दूसरे को प्रभावित कर सकती है। तो खास तौर से ओम ऐसा कुछ शब्द है जिसमें कि बहुत गूंज है, और ये गूंज बाहर नहीं जाती, हम्म, आपके अंदर जाती है। जी जी। ओम कहने से आप अच्छा। गूंज को अपने अंदर लेते हैं। बाकी चीजों में आप बाहर निकालते हैं जो आपकी अंदर की गूंज है। हम्म, तो मुझे लगता है शायद ही इफेक्टिव हो, हम्म। और लेकिन मैं कह नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है, लेकिन अपने आप में ओम जो कहना हाँ एक सुखद एक्सपीरियंस। जी। तो नहीं, ना कि सिर्फ ओम की बात मैं कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर ध्वनि होती है, मतलब ध्वनि को जी। उसकी जो हैजर्ड कहते हैं उसे, जो उसकी नापने वाली मापदंड होता है, वो हर्ट्स। ना से हर्ट्स। जी हर्ट्ज कहते हैं जी। तो एक कहते हैं कि जैसे जो रोगी है, मानसिक रोगी है, उसे एक पर्टिकुलर ऐसे होता है 324 या 325 या 428, इस तरह के हैजर्ड सुनाए जाएं तो पता होना चाहिए कि कौन से हैजर्ड इन्हें सुनाने हैं। तो उस हिसाब से उनकी मानसिक जो रोग है उसमें काफी हद तक इम्प्रूवमेंट नजर आता है। और जी। जी, तो वो ना कि सिर्फ ओम की बात मैं कर रही थी। तो बहुत अच्छी बात है ये सर की कला, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये इसीलिए दिया भी है, मतलब जो इंसान की रचना हुई है, ना कि इंसान की, पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है, वो इन सारी चीजों से बंधी हुई है, हर कला से बंधी हुई है। किसी न किसी कला का उपहार जो ईश्वर ने इंसान को दिया ही है, कि ये है आपके सुकून का जरिया। इसके माध्यम से आप अपने अंदर की चीजें, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं निकालिए, ताकि वो अंदर न रह जाएं, क्योंकि अंदर रह जाती हैं तभी वो रोग का कारण बन जाती हैं। उसी पर राग आधारित हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो तो मेघों के गर्जन से, मल्हार राग, ये सब बहुत सारे राग हैं। उनकी जी। मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो नेचर में जो स्वर हैं, चिड़ियों की चहचहाट, ये भी एक तरह का स्वर है। हर चिड़िया अलग ढंग से चिड़चिड़ाती है सबकी, बिल्कुल तो वो भाषा हमें नहीं पता, लेकिन स्वर हमें बहुत मधुर लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर। तो ये जो आपने बताया कि 500 से अधिक हाइकू आपने रचे हैं, तो हाइकू जी। लेखन की ओर जो यह रुचि है, तो रुचि आपने बताई कि बचपन से तो नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे आपने कहा कि 2-3 साल पहले से आपको ऐसे लगा कि आपको लिखना है। तो क्या बचपन हम्म। में भी कुछ लिखने की आदत थी आपको? जैसे आपके माता पिता ने आपको प्रेरित तो किया ही है, लेकिन आपकी मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इच्छा होती थी कि आप कुछ लिखें? हाँ, इच्छा तो होती थी, लेकिन मुझे लगता था कि शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा। अच्छा। तो मैं लिख करके उसको, वो रफ कॉपी में कभी कभी लिखता था। हम्म, और वो उस तरह की कुछ ही कविताएं मेरे पास रह गई हैं। तो और मैं ऐसी छोटी छोटी कविताएं लिखता था, क्योंकि मुझे खुद लगता था कि लंबी कविताएं शायद बोरिंग होती हैं। लेकिन ये बहुत साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी जो कि मेरे पास थी अभी तक। अभी मुझे नहीं मालूम है कि उस वक्त कहाँ है, लेकिन अभी अब जो दोबारा जो हाइकू लेखन की जो बात आई, हम्म, वो इस वजह से, जैसे मैंने बताया, कि मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। लेकिन आपने स्नेहा देव जी का इंटरव्यू लिया, वो मेरे इसी बिल्डिंग में रहती हैं। तो उनके यहाँ एक गोष्ठी थी हम्म, 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले। हम्म, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों उसको जस्ट सुनने गए। तो वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी ये कविताएं सुनने को मिली, और मुझे ऐसा एक माहौल लगा कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हम्म, तो जो मेरा पिछला बैकग्राउंड था उसमें मुझे लगा कि मैं भी कुछ लिख ही सकता हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर व्योम, जो एक बहुत महान हाइकूकार हैं, और कमलेश भट्ट जी, कमल, वो भी बहुत अच्छे हाइकूकार हैं, दोनों नोएडा में रहते हैं। हम्म, डॉक्टर व्योम ने एक ऑनलाइन क्लास रखी
हाइकू कैसे लिखें। तो उसमें करीब 100 लोग थे, प्रवासी हाइकूकार। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए सही विधा है। इसमें मैं कम से कम शब्दों में पूरी बात कह सकूंगा शायद। तो मैंने तब से लिखना शुरू किया, और डॉक्टर व्योम ने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से गाइड किया। और उसके बाद डॉक्टर भट्ट जी ने मुझे उसमें और परिष्कृत कर दिया। तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकता। मेरे पास शब्दों की बड़ी कमी रहती है, लेकिन वो चुने हुए शब्द अगर वो बातें कह सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ से ये शुरू हुआ, और मैंने फिर हाइकू लिखना शुरू किया। शुरू में तो मुझे खुद पसंद नहीं आए अपने हाइकू, अच्छा। लेकिन जैसे जैसे मैं लिखता गया हम्म, तो वो और परिष्कृत होते चले गए। और फिर बाद में मैंने चुने हुए हाइकू जो थे वो बोनसाई में रखे। जी। सर, क्या आपकी धर्मपत्नी जी भी लिखती हैं? नहीं, उन लिखना तो उनका शौक नहीं है, लेकिन वो गार्डनिंग करती हैं, और वो आप? डॉक्टर हैं, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। तो हम दोनों सेवानिवृत्त हैं अब, क्योंकि फिर भी मैं थोड़ा बहुत क्लिनिकल वर्क करता हूँ। हम्म। थोड़े कुछ हॉस्पिटल में जाता हूँ कुछ टाइम के लिए, हम्म। लेकिन वो नहीं करती हैं। तो हम्म। वो उन पौधों की देखभाल करना, और कुकिंग और इस तरह की और भी चीज़ें उनके, और जैसे कि मॉडल मॉडल बनाना, मॉडलिंग नहीं, जो हम्म। कि क्ले के मॉडल्स बनाने या अच्छा। गमले बनाना, अच्छा। इस तरह की चीज़ें वो करती हैं। जी। क्राफ्ट मतलब वाले काम। कलात्मक चीजें करती हैं, क्राफ्ट से हाँ, संबंधित। कलात्मक चीजें बनाने में रुचि रखती हैं। जी जी। बहुत सुंदर। सर, और आपके बच्चे सभी कहाँ हैं, दुबई में या कहीं और अमेरिका में? जी, दोनों बच्चों की परवरिश तो मिडिल ईस्ट में ही हुई थी, लेकिन उनके बाद उनकी पढ़ाई जो हुई अमेरिका में हुई। जी। तो बड़ा बेटा जो है वो अमेरिका का नागरिक है, हम्म। और वो है आईटी का इंजीनियर। जी और छोटा बेटा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और वो उसने भी इंजीनियरिंग की है, लेकिन वो म्यूजिक कंपोज करता है। जी। जी, क्या तो बात। उसका अपना एक डिजिटल बिजनेस है, जो कि उनके कुछ दोस्त मिलके चला रहे हैं। हम्म। तो वो इंग्लिश म्यूजिक कंपोज करते हैं। जैसे जैसे सीजन होता है, जैसे हेलोवीन का है तो अब वो हेलोवीन का म्यूजिक बनेगा, जब न्यू ईयर का बनेगा तो न्यू ईयर। तो वो उसके काफ़ी पॉपुलर रिकॉर्ड्स हैं, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। बहुत सही कलात्मक चीजें हैं जो आपके परिवार में मैं देख रही हूँ, मतलब समझ रही हूँ कि सभी के अंदर कलात्मक चीजें हैं, जो कि वो उस पर, अगर कोई कला से अपनी जीविका चला रहा होता है, मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि असलियत में उसे वही करना चाहिए, क्योंकि उसे वही मिला हुआ है, भगवान की तरफ से उपहार मिला है और उसने अपना उपहार खोल लिया है। और जो नहीं खोल पाते हैं, मतलब सही कुछ बात। परिस्थितियों की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद, जैसे 40-45 क्रॉस करते हैं, धीरे धीरे फिर जाकर अपना जो उपहार है उसे खोलना शुरू करते हैं। तब तक काफी देर हो गई होती है, वो सिर्फ एक पैशन बन के रह जाता है, आपकी जीविका का साधन नहीं बन पाता है। जी। जी, बिल्कुल सही। जी। लेकिन किसी भी उम्र में हाँ। आपको अपना पैशन ढूंढ लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो सबसे बड़ा सहारा होता है। अभी मैं जो अपनी पेंटिंग्स हैं उसके लिए मैं माई किडनी कैनवस जो है वो बना रहा हूँ, जो कि जिसके की जो प्रस्तावना है, दो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जो कि वो लिखेंगे, एक तो हार्वर्ड के प्रोफेसर हम्म। और दूसरे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर। तो हम्म। मेरा ये प्रोजेक्ट है, अगले 3-4 महीने में कंप्लीट होने वाला है। जी। और फिर इसकी भी एक काफ़ी बड़ी बुक हार्ड कवर में बनेगी। हम्म। और इसको मैं उन प्रस्तावना लिखने वाले जो प्रोफेसर हैं उनको खुद अमेरिका देने जाऊंगा, उसकी हार्ड कॉपी। और मैं एक बड़े 1,000 जिसमें कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं उसका ग्रुप का मेंबर हूँ अमेरिका में। तो जिन्होंने मुझे पिछले वर्ष 2023 में उन्होंने मुझे एक पुरस्कार भी दिया था, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसी किडनी आर्ट के लिए। तो किडनी आर्ट जो थी वो फिलाडेल्फिया में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के तत्वाधान में। तो उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। फिर उसके बाद से मेरी पेंटिंग्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के मुखपृष्ठ पे आने लगी, और ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में तो आती ही रहती हैं। तो अब उस कैटेगरी के लोग जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं, करीब 1,000 हैं, और उन्हीं में से तो उनके लिए मैं एक इस तरह की आर्ट जो कि किसी डॉक्टर ने कभी नहीं बनाई। तो ये जो आपको भी मैं भेजूंगा उसके कुछ
जी। फोटो जिसको जी। आप चाहें जी। तो किडनी के बारे में है। मैं शायद आपको कुछ दिखाऊंगा एक भी, अगर आपका समय हो तो। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है सर। हम खुशी होगी कि आप अपनी चित्रकला जो है किडनीज की चित्र दिखाएं आप हमें। हम्म। क्या आपको दिखाई दे रहा है ये क्या? ये देखिए, ये मेरा किडनी कैनवस। क्या बात है। तो जी। ये इसका मुख पृष्ठ है, जो कि आगे मैं किताब लिख रहा हूँ इसके करीब 60% कंप्लीट हो गई है। हम्म। तो ये किडनी जो है, बाहर आपको दिख रहा होगा बड़ा। बिल्कुल वैसे देख पा रही हैं आप? ही जैसे, हाँ हाँ मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल अच्छा, वैसे इसकी ही। लाइट चली गई। नहीं नहीं, मैंने हाँ। देखा उससे कि जैसे किडनी होती है। बिल्कुल मोस्टली हम्म। जब हम देखते हैं, जब कोई बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं मैंने कि किडनी के को काट कर अंदर दिखाते हैं कि कहाँ पर पथरी है या जो भी है। तो जी बिल्कुल जी। चित्र बनाया है आपने, वो बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। तो इन किडनी। एक आर्ट ये है जिसमें कि किडनी आपको दिखाई दे रही है, इसमें किडनी की विजडम दिखाते हैं इसको। ब्रेन की तरह से दिखाया गया है किडनी को। किडनी अपने आप में वाइज है, इंडिपेंडेंट है, जी ये मुझे। जैसे कि ब्रेन। जी ये मुझे बच्चा जैसा लग रहा है, जो पेट के अंदर जब 3 महीने के अच्छा, बच्चे। ये। हाँ, जी। अच्छा, मैं आपको वो वाली दिखाता हूँ जो पेंटिंग उस महिला के इलाज के बाद बनाई गई थी। हम्म। वो उसके बाद, हाँ, ये आपको लगेगा। ये देखिए, उस लेडी के इलाज के बाद ये किडनी बनाई गई थी। इसमें आपको क्या लगता है? इसमें किडनी है, उसके इसमें अंदर एक छोटा ये सा मुझे, बच्चा दिखता है, हाँ दिख रहा और है। अंकुरित अंकुरित बीज लगता है। अंकुरित बीज भी लग रहा है, ये मुझे कान भी लग रहा है। और ये ये मुझे ईएनटी सर्जन ने मुझे कहा था मुझे कान लग रहा है। हाँ ये मुझे तो ये सांप जो भी है, लग रहा है थोड़ा सा। और इसमें वो जो लेकिन, आपने बताया कि छोटा बच्चा दिख रहा है, ये मुझे अंदर से। और और उसकी अम्बिलाइकल कॉर्ड दिख रही होगी, नाल जो है हाँ आपको हाँ, बाहर उसकी निकलती, नाभि जो वो जो बिल्कुल कहा। नाभि से निकलती हाँ, हुई। नाभि से निकलती हुई वो जो कॉर्ड है वो तो दिखाई देता ये है। पेंटिंग मैंने उसके बाद बनाई थी जब वो केस हुआ था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सा। तो कहते मरीजों ने हैं कला प्रेरित किया और है इसके लिए। चिकित्सा को ऐसे जोड़ा हुआ है। ये अद्भुत है। ये अद्भुत है। मैं आज आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, ऐसे ही नहीं ले रही हूँ। इसमें सचमुच में मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ आज। धन्यवाद, मेरा भी। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं हाँ। आपसे आगे अब जानना चाहूंगी कि अप्रवासी हाइकू कोश में आपके प्रकाशित हाइकू प्रवासी जीवन को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं आप। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जी। प्रवासी होना एक मजबूरी है लोगों की। तो मजबूरी इसमें या एक मतलब किस्मत, डेस्टिनी। मैं कहूँगा कि वो प्रवासी जो है वो मन से जो है वो प्रवासी नहीं होना चाहते थे। वो किसी कारणवश वो अपने, जैसे कि माइग्रेशन होता है, लोग कहाँ कहाँ चले गए, लोग दूर दूर तक चले गए, यहाँ से फिजी हम्म। और अफ्रीकन कंट्रीज में भी चले गए। क्यों गए? उनके सरकमस्टांसेस, उनके उस वक्त वो उस तरह के थे जिसके उनको जाना पड़ा। लेकिन जैसे कि ये देखा आपने, बच्चे की जो नाभि से जो नाल है वो जुड़ी रहती है माँ से, इसी तरह से उनकी उनकी नाभि जो है वो इंडिया की तरफ रहती है, भारत की तरफ रहती है। हमेशा हमें भारत में क्या हो रहा है वो जानना चाहते हैं। एक सूरजमुखी के फूल की तरह है, जिसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है, वो दूसरी तरफ नहीं जाता। तो ये जो प्रवासियों की जो कुछ बातें हैं, मैंने अपने हाइकूज में बताई। प्रवासी जन ढूंढे अपनापन, प्रवासी जन ढूंढे अपनापन पराए देश। आप अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं दूसरे बिल्कुल देश में। बिल्कुल बिल्कुल, और कालांतर ढूंढ कालांतर जानते में नहीं। जी। कालांतर में हम्म। बनती मजबूरी हम्म। कालांतर में बनती मजबूरी, देश से दूरी। आप बहुत दिन तक वहां रह जाएं तो लौट नहीं पाते, बिल्कुल। लेकिन हमेशा मन में ऐसा रहता है काश लौट पाते। हर दिल में तो एक ये चीज दास्तान बनी सदा रहती है। है। जी। जी। हर एक समय और आप चाहे। सुनिए, हाँ, लास्ट बात सुनाता हूं आपको। जी। जमी से जुदा हम्म। जलकुंभी की व्यथा, हम्म। घर न बसा। यहाँ जलकुंभी प्रवासी जन है। जी। प्रवासी जन बहती जलकुंभी जम न पाए।
जम नहीं पाते फिर हैं। अगली जनरेशन के लिए वो वहां रहते हैं। रहते हैं, दिल उखड़ा ही रहता है, वो बार बार वहीं भागता है भारत की ओर। जी। अच्छा, जी ये हाँ। चीज मैंने हर किसी में देखी। मैं अपने पिताजी की बात करती हूँ कि वो गांव में जन्मे थे, बड़े हुए, पढ़ाई की, और फिर जॉब के लिए वो मुंबई आ गए। से मैंने अपने पिताजी की बात की कि भारत में ही रहने वाले, गांव में पढ़े जो पले हैं, बड़े हुए हैं, जब वो मेट्रो सिटीज में आ जाते हैं, सेम उनकी भी वही कंडीशन होती है। हम मेट्रो सिटी से बिल्कुल सही। विदेश में आए हैं, तो हम भी वही बार बार अपने घर में। तो ये मुझे लगता है जगह का फर्क नहीं है, ये सिर्फ है कि अपना घर, हम्म अपने घर की जहां पर हमारा बचपन गुजरा है, जहां उस तरफ अपना मन भागता है। अब इसी को हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में ले लेते हैं कि हमारी जो सोल है, कहीं से आई है, वो हम्म। भी उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ईश्वर पे ध्यान लगाओ, एक पर्टिकुलर समय के बाद फिर हम वहां जाने, तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसे प्रवासी नाम देना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। हम सभी प्रवासी हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आदमी अगर यूपी से दिल्ली आ गया या हाँ। बिहार से दिल्ली आ गया तो हम्म। वो वहाँ का प्रवासी हो गया। हाँ। और हमेशा उसको वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन, उसका उसका पहनावा हमेशा उसके दिमाग में हमेशा रहेगा। और बिल्कुल। वो जैसे उसकी एक तरह की एफिनिटी उस तरफ रहेगी कि जो भी उस गांव से आया, पहले भी होता था ऐसा, तुम्हारे गांव से आए हो तो पूरा का पूरा गांव परिवार होता था। परिवार होता था। जी बिल्कुल, तो गांव वो से आया गांव के हुआ रिश्ते जो व्यक्ति थे वो, परिवार ही होता था। हाँ, हम्म। तो इस तरह से अब ये अब उतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोग अब देखे नहीं, छठ का पर्व है इस वक्त, तो लोग कैसे ट्रेनों में भर भर कर बिहार जा रहे हैं, इतना हम्म। लंबा सफर इतने कष्ट में क्यों जा रहे हैं। वही चेतना जो अंदर है, जो कि आपको कचोटती है कि हमें जाना चाहिए उस तरफ। लहरें क्यों किनारे की तरफ बार बार आती हैं, इतना बड़ा समुंदर है, उसको किनारा टच करना है। करना है, छूना है और उस। वहां पर आकर वो खिलखिलाती हैं और वापस चली जाती हैं। वापस चले जाते हैं, ये सिलसिला चलता ही रहता है। अब ये जी एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये जो नाम है प्रवासी, इसे कह देना, मुझे लगता है कि प्रवास में रहकर ही आप बहुत ज्यादा रचनात्मक चीजें करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी वेदना को भी सहते हैं जो कि उसके अंदर से एक अलग कला और एक अलग रचना निकल कर आती है। बिल्कुल सही बात। जी। आप भले जी, एक ही जगह पर रहकर आप उस चीज को महसूस नहीं कर सकते जो प्रवास में रहकर आप महसूस करते हैं। वही ये होता है कि जैसे कहते हैं ना कि दूर रहने से प्यार बढ़ता है। जी। आप उस जगह की विशेषता को तभी समझ पाते हैं जब आपको दूर से देखते हैं। दूर से देखते हैं। तो उसके लिए एक क्रेविंग या चाहत डेवलप होती है। जरूरत जब हो। आप वहां रह रहे होते हैं तो आपकी विशेषता नहीं पता होती। बिल्कुल। तब बिल्कुल। आप उसके जीवन में, वो आपके जीवन में इस तरह से शामिल रहती है जैसे कि आप रूटीन होता है। बिल्कुल। लेकिन वो खास हो जाती है जब आपसे दूर होते हैं। दूर होते हैं। कहते हैं अधिक प्रेम के लिए, प्रेम जागृत करने के लिए भी दूरी जरूरी है। जी, मैं बिल्कुल थोड़ा सही सा बात। बताना चाहूंगी कि जैसे 2020 में मेरी सबसे पहली कविता लिखा करती थी मैं भी, लेकिन कभी ज्यादा लिखा मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिश करने के लिए या सोशल मीडिया में डालने के लिए हम्म। लिखा। लेकिन 2020 में एक अवेकनिंग की तरह हुई, और सबसे पहली कविता की रचना जो मैंने की कि अब न हो विचलित ऐ मन, पढ़े हैं तूने पाठ कई, हुए तुझे वाह, एहसास कई, न खुद को भूल न सुख को भूल, रह गया तेरा घर बार कहीं। क्या तो बात है। ये जो पहली का रचना मेरे मन से निकली, वो ये नहीं था क्योंकि मैं अपने माता पिता को मिस कर रही हूँ या मैं अपने ससुराल को मिस कर रही हूँ, नहीं था। ये कुछ और था। जैसे मुझसे कोई डिवाइन शक्ति कह रही हो कि अब ना हो विचलित ऐ मन, पढ़े हैं तूने पाठ कही। बहुत पढ़ने का शौक था, मतलब बहुत किताबें पढ़ी, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी तक कुछ काम शुरू नहीं किया जो कि करना था, जो कि जिसके लिए शायद भगवान ने मुझे निमित्त बनाया होगा। तो उसने वही कहा, वही लिखवाया मुझसे कि अब ना हो विचलित ऐ मन, पढ़े हैं तूने बिल्कुल पाठ, सही। हुए तुझे एहसास कई, न खुद को भूल न सुख को भूल, रह गया तेरा घर बार कहीं। तो अब तेरा घर बार इस कहीं और भूख का है। नाम जो है परिष्कृत कहा जाए तो हूक है। जी। हूक उठती है आपको कुछ कहने की। हाँ।
ये भी कह सकते। ये आपको अगर पंक्तियां रात के 2 बजे याद आए आपको, तो आप उस वक्त लिखेंगी, क्योंकि हाँ, ये इस वक्त ना लिखी तो वो मुश्किल हो जाएगा आपको सोना। मुश्किल हो जाएगा जी, बिल्कुल पकड़ पाना उसे तो ये मुश्किल। भूख है, एक हाँ। भूख है हाँ। जिसको कि आपको व्यक्त करे बिना आप नींद नहीं आएगी। नहीं तो आएगी। मैंने बहुत सारी चीजें रात के 2 बजे उठकर लिखी। जी। कई जी। बार सुबह हो गई, पता नहीं चला। पता नहीं चला, और वो तो नींद आएगी ही नहीं आपको जब तक वो नहीं रचना आएगी। पूरी नहीं हो जाएगी आपकी। बिल्कुल ऐसा सही बात है। होता है। जी, बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, थोड़ी सी कि आपकी जो आगामी काव्य पुस्तक की विषय वस्तु या विशेषताओं के बारे में कुछ बताइए। आपने बोनसाई के बारे में तो बताया ही, इसके आगे जैसे किडनीज वाली जो आपने बात बताई कि जो आप चित्र बना रहे हैं, उससे संबंधित जी। पुस्तक निकलने वाली है, इसके अलावा कुछ और। इसके अलावा मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे हाइकू बचे हुए हैं, तो एक और चीज पे मैं लिख रहा हूँ जिसमें कि अ, प्रकृति की भूल। अच्छा। उस पे एक हाइकू है, जैसे कि हे भगवान, तुम क्यों गए भूल शूली पे फूल। ये कैक्टस के फूल के बारे में कहा गया है, और गुलाब के लिए भी। तो हे भगवान, तुम क्यों गए भूल शूली पे भूल, शूली पे फूल। तो फूलों को तुमने सूली पे क्यों रखा? कैक्टस के फूल हो चाहे गुलाब का फूल हो, तो सूली पे फूल या प्रकृति की भूल पे मैं लिखने वाला हूं उसका। शायद ये प्रकृति की इसका भूल हो उत्तर भी आप ही बोनसाई की बताइए, जगह। उसका उत्तर भी आप ही बताएं हमें, कि आपको क्या लगता है क्यों किया जाता है ऐसा। जी। हाँ, मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में, मुझे लगता है कि सचमुच भूल है। क्योंकि क्योंकि ऐसे ही है, से बच्चे को सजा दे देना बिना उसके जाने। इतने अच्छे फूल, चाहे कैक्टस के ही हों, चाहे वो रेगिस्तान में उग के आए हैं, तो उनको सजा देना ठीक नहीं है। तो ये भगवान को अपनी भूल को करेक्ट कर लेना चाहिए। भगवान मैं कभी हर चीज भूल सपोर्ट नहीं करते हैं? करता उनकी गलत। भगवान कभी भूल करते हैं सर? ये। भगवान भूल करते हैं, हम्म। भगवान ने भूल की है, लेकिन वो भगवान है, ये वो कर रचना सकते हैं। बहुत सुंदर है। आप पता है, मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे एक छोटा बच्चा है, और वो अपने माता पिता से ऐसे कह रहा है कि ऐसा क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपका जो प्रश्न है ना, वो बिल्कुल मुझे बच्चे जैसा एक जिज्ञासा वो लग रहा है। लेकिन तो मुझे जिज्ञासा इस बात की है हाँ, कि ऐसा क्यों किया है। बहुत सुंदर है। लेकिन फिर भी अगर मेरे विचार आप जानना चाहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए उसे, कहीं सूल उगते हैं, कहते हैं ना कि ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं, हम्म। थोड़ा सा कड़वा होना जरूरी है। या कहें कि सुंदरता में थोड़ी सी जैसे समझिए कि कोई लड़की है, बहुत खूबसूरत है, उसका बिहेवियर बहुत सॉफ्ट है, कोई भी आएगा उससे बातचीत करेगा और उसे हार्म करके जा सकता है। तो शायद बिहेवियर में थोड़ा सा कड़कपन या समझ जरूरी है। अब इसी को आप हाँ, मैंने के। इस नजरिए से भी देखा था। जी। इस नजरिए से भी मैंने देखा था। उसके गुलाब के बारे में मैंने तो काफी कुछ लिखा है, बल्कि पूरी कविता है। हम्म। लेकिन अभी मिलेगी कि नहीं पता नहीं। हम्म। तो उसके बारे में ये मैं लिखा था कि हाँ, कांटे जो हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए हैं। एक गुलाब और उसके उसके जो सिक्योरिटी में 1000 हैं कांटे, तो वो उसकी पहरेदार हैं। तो मैंने दोनों पक्षों के बारे में लिखा है। हम्म। लेकिन मुझे कष्ट इस बात से है कि कि फिर इतने पहरेदार होने के बावजूद भौरे आ जाते हैं। वो और वो लुटते ही हैं। वो तो आएंगे। तो पहरे का फायदा क्या? वो भी एक सुंदरता है सर, भंवरों का आना भी। क्योंकि कोई भी चीज जो है बनाई गई है सृष्टि में, वो व्यर्थ नहीं है। जैसे हम कहते हैं नहीं, मैं कि ये नहीं कह रहा, मेरे सिर्फ सवाल है। हाँ हाँ, तो वो एक तरह का प्रकृति का व्यापार है, बहुत ही वो हाँ। चलता रहेगा। हाँ हाँ। लेकिन हमारा हमारा सवाल भी और जवाब भी हम भी तो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत सही सवाल है, और ये सवाल। प्रकृति हमारी माता है, हम जी, उससे सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर। बड़ा प्यारा लग रहा है आपका इस तरह की रचना, और आपका इस तरह से मतलब प्रकृति के साथ बात करना। और हम जब भी इस तरह के सवाल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति जवाब भी देगी।
और आपको बहुत अच्छा मतलब महसूस भी कराएगी, क्योंकि जब भी हम जब यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं और कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है हमें। जी बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी कहानी थी कि एक व्यक्ति था वो, मैं तो आपको मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप बच्चे की तरह सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति था जो बहुत विद्वान था। वो समझता था कि मैं मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं जो भगवान ने गलती की है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हाँ हूँ, हाँ। ये कहानी है जो मुझे दादी जी ने नहीं मैं मुझे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो वो एक गार्डन में जाता है और वो देखता है, कहता है अरे बाप रे इतना बड़ा फल है कल ये तरबूज का। भगवान ने इसमें इतनी पतली सी लट लगा दी है, इसे जमीन पे रख दिया, इसे तो इतने ऊंचे वाले उसमें होना चाहिए था। और ये देखिए इतने छोटे छोटे से फल हैं, लेमन है, नींबू है या है जो भी, इनको इतनी ऊंची ऊंची जगह पर टांग रखा है। भगवान भी बड़ी गलतियां करता है। और फिर नारियल के पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है विश्राम करने के लिए, और जब नारियल एक गिरता है हम्म। उसके सिर पर और उसे पूरा होश आ जाता है कि अगर बहुत बड़े फल इतने ऊपर लगे होते तो पता नहीं इंसान का क्या हाल होता। तो वो उसे समझ ये आ जाता है कि गलती नहीं करती सृष्टि कभी। लेकिन हाँ, बड़े प्यार से जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं ऐसे सवाल पूछने चाहिए और इसका जवाब जरूर उनकी दे। गलती की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ये है कि उसमें बड़े कॉन्ट्रास्ट हैं। हम्म। देखें ये है। नदी पहाड़ों में से गिरी, वो बिल्कुल। गिरी, गिरी। लेकिन उसकी उसकी जो कलकल ध्वनि या प्रवाह में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उससे बढ़ गई। वो अगर पहाड़ से न गिरे नदी, तो उसमें प्रवाह कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो उसको गिराया गया इतनी ऊंचाई से ताकि वो प्रवाह करके वो तीर्थ स्थल बना सके। बना सके जी। अगर वो ऊंचाई से नहीं गिरेगी तो हम्म। उतनी दूर तक नहीं पहुंचेगी, तो आपके पास दूसरी नदियों से संगम नहीं होगा, तीर्थ स्थल नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो और उसमें कुछ अच्छाई तो है ही। बिल्कुल, और वो तरल है, इतनी तरल है कि वो बहकर निकल जाती है। अगर वही ठोस होता तो वो कहीं ना कहीं रुक जाती। अगर एक पत्थर भी बिल्कुल सही। पहाड़ से गिरता है तो वो बहते बहते मतलब ढलते ढलते कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि उसकी गति बिल्कुल सही रुक बात। जाती है। तो ये तरल होना कि आप बहते ही जा रहे हैं बस, यही यही जीवन है ना। कि मतलब कलकल की आवाज भी वो तब निकाल पाई और बहुत दूर तक जाकर सागर से मिल पाई, क्योंकि वह तरल थी। जी। सही बात है। हाँ जी। बहुत खूबसूरत। फ्लेक्सिबिलिटी, तरल का मतलब हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, कि वो आप रुके नहीं। कहीं पर वो सख्त हो सकती है, कहीं पर नरम। जी। जी बिल्कुल। सर थोड़े से प्रश्न हम जानते हैं आपके व्यक्तित्व और समाज सेवा से जुड़े हुए। तो चलिए, एक बहुआयामी व्यक्तित्व होने के नाते आप किस मूल्य या सिद्धांत को अपने जीवन का आधार मानते हैं? हाँ ये तो बस मैं ये मेरा सिद्धांत ये है कि वो जो शाश्वत सत्य हैं उन पे आधारित है। जैसे कि जो सच है वो सच है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं, और कहने की बहुत जरूरत है अगर उससे किसी का बुरा ना हो तो। और ये भी मैं सोचता हूं कि उसको न बोलें अगर किसी का बुरा होता हो। दूसरी चीज यह है कि परोपकार, चैरिटी, वो मैं करता हूं, क्योंकि सब इंसान बराबर हैं। सब, कोई किसी वजह से ऊपर है, कोई नीचे। वो उसका आधार शायद शायद बुद्धि हो या धन हो या कोई और वजह हो। जिस तरह से कुछ पेड़ पहाड़ पे उगते हैं, कुछ लोग घाटी में उगते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग विशेषता है। और ये सब समाज के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप किसी की मदद कर सकें तो जरूर करें, और इससे आपको बड़ी आत्मिक शांति मिलती है। तो मैं काफ़ी, मेरे मरीज जो हैं वो जैसे कि होटल में बैरे हैं या कुछ और छोटे छोटे काम करते हैं, उनको मैं फ्री देखता हूँ। कभी कभी उनके इंश्योरेंस नहीं होते हैं तो उनको मैं दवा खरीद के देता हूँ, उनको कभी कैश नहीं देता। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपने तो यूज वो कर किताब, सकते हैं वो कैश। प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी जिसमें कि जी जी। बुधिया बुधिया। कफन वाली, कफन वाली। जिसमें कि घीसू और माधव जो थे उनका माइंड चेंज हो गया। बिल्कुल, दारू और पी फिर उसके लेंगे बाद जिस तरह से उन्होंने, कफन हाँ, तो लगाएंगे तो ही। शराब पी ली और उसके बाद उन्होंने खाना अच्छा खाया। हम्म। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उनको कभी कैश नहीं देता, उनकी मदद उसी तरह से करता हूँ, उनके साथ जाता हूँ मेडिकल स्टोर जो हमारा हॉस्पिटल में है, उसको पेमेंट करता हूँ, उनकी दवाइयाँ देता हूँ। और जहाँ तक हो सकता है उनको मैं अपना फ़ोन नंबर भी देता हूँ, जब कोई उनको परेशानी हो तो इमरजेंसी में वो हॉस्पिटल में जाके पैसे ना खराब करें, मुझसे पूछ लें। और यही मैं करता हूँ बस। तो मैं और कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ जो बेसिक इंसान को जो वो नीड्स। करना चाहिए, इंसान को पहले
आदमी को इंसान पहले होना है, बाद में कुछ और। बिल्कुल। तो डॉक्टर होने से पहले भी मैं इंसान ही हूँ। जी। जी। सर, आपने शाश्वत सत्य की बात की, मैं एक एग्जाम्पल जानना चाहूंगी इससे संबंधित। शाश्वत सत्य तो ये है कि जीवन नश्वर है, जी। और जीवन की कंपोजिशन जो है समय से बनी हुई है। जी। और समय जो है वो, समय नश्वर है, जी। काल। जी। निरंतर चलता रहता लेकिन जीवन, जीवन जो है, सॉरी, काल जो है वो अमर है। है। जी। काल नहीं मरेगा, हम मरेंगे। तो बिल्कुल। जीवन नश्वर, काल जो है वो अमर है। और ये काल जो बना हुआ है वो लम्हों का बना हुआ है, क्षणों का। इसमें से कुछ क्षण ने हमारा जीवन बनाया है। उनको कहते हैं कुछ सांस, सांसें गिनी हुई हैं। तो इन सांसों का उपयोग हमें करना है। हमें नहीं पता पहली सांस और आखिरी सांस तो फिक्स्ड है कि कब हुई। जन्म आपका पता है, मरण जो है दो स्थिर बिंदु हैं जीवन रेखा पर। लेकिन इसके बीच जो है सारा, सारी लाइन आपकी है। आप बनाइए इसको, ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, ये आपके हाथ में है। तो दो कालों, दो बिंदुओं के बीच का के मालिक आप हैं। दो बिंदु जो आखिरी और पहले हैं उनके आप नहीं हैं। वो उसके लिए काल है। काल ही निर्धारित करेगा कि बिंदु कब हो, कब आप पैदा हो, कब आप मरे। जन्म तो इसके विवाह बीच मरण में, गत सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जी बिल्कुल, तुलसीदास की चौपाई। जी। जी। बिल्कुल सही बात कही आपने। और सर, तो जी, बड़े अच्छे सिद्धांत हैं आपके, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है। मुझे नहीं लगता कि एक इंटरव्यू में ये पूरा हो पाएगा। कभी जब भी आपसे मुलाकात होगी तो इन विषयों पर मैं ज़रूर चर्चा करूंगी आपके साथ। तो सर, आज जी के जरूर। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो चिकित्सा, कला और साहित्य तीनों क्षेत्रों में कुछ करना चाहते हैं? देखें, चिकित्सा भी एक कला है। जी। सब लोग वही किताबें पढ़ते हैं, सब लोग वही एमबीबीएस करते हैं, सब वैसे ही एमडी करते हैं, लेकिन उस चिकित्सा को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये कला है। जी। कैसे पेशेंट से पेश आते हैं, कैसे उसकी बातों को सुनते हैं और फिर उसके लिए इलाज तजवीज़ करते हैं, और पेशेंट खुश होके जाए, ये चीज़ें जो हैं, और वो उसका इलाज भी हो, तो ये कला ही है। तो इस ये कला और साहित्य, और फिर आपको जो बोलना है पेशेंट से, जो कहना है, उसमें भी बहुत संयत रहना है। उसको दुख भी ना पहुंचाएं और ऐसा भी ना कहें कि उसको खुशामद करें, या उसको ऐसी अच्छी बातें कहें कि उसको पता ही ना चले कि उसका। तो उसको एक बैलेंस्ड व्यू देना बहुत ज़रूरी है, और ये एक कला है। कई बिल- बार किसी मरीज को बहुत बुरी खबर देनी होती है, जैसे कि उसको कैंसर है या किडनी फेलियर है, तो उसको हमें किस तरह से न्यूज़ को ब्रेक करना है, ये एक कला है। तो कला तो है ही मेडिसिन। और मेरा ख्याल है कि जो लोग मेडिसिन में कला नहीं देखते और सिर्फ साइंस देखते हैं, वो भूल करते हैं। इसी तरह से साहित्य एक साइंस है, क्योंकि साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक सब्सटेंस है ज्ञान का। जब तक आप साहित्य को साइंस की तरह नहीं पढ़ेंगे, आप उसको उसमें चूकेंगे, क्योंकि वो एक ट्यूमर की तरह हो जाएगा। तो वो उसकी ग्रोथ एक तरफ हो जाएगी। उसमें एक साहित्य में भी उसकी एनालिसिस में एक बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस। जैसे मैंने कहा ना, प्रकृति के हाइकु आप। दोनों रूप हैं। जी। एक तरफ बाढ़ आ जाती है, दूसरी तरफ सूखा होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा प्रकृति आपके ही हित में काम करती है। तो ऐसे ही हमको हमेशा दूसरों के हित में ही काम करना है। तो बिल्कुल। ये संदेश मैं उनको देना चाहता हूं कि जब आप दूसरों का हित अपने हित के बराबर समझेंगे, तब आप संपूर्ण इंसान होंगे। और आप डॉक्टर हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे कवि हों, या आप लेखक हो, या आप चित्रकार हों, आप हैं वही इंसान। जी। बहुत खूबसूरत संदेश दिया आपने सर। और आपसे बातचीत करके इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा। जैसे कि आप जो बोल रहे हैं, आपका जो अलाइनमेंट है आपके प्रैक्टिस का, आपके हृदय का, आपके मस्तिष्क के नॉलेज का, ये एक अद्भुत शब्द, और शब्दों को बोलने का जो, बोलने की जो कला है आपकी, जितने धैर्य से आप जितने वाक्य निकालते हैं, बोलते हैं, बहुत बहुत सुंदर। आप मतलब मुझे बहुत हर चीज एकदम सुगढ़ित लगी आपसे बात करके। और एक एक शब्द मेरे दिमाग के अंदर गया है, और उसने एक प्रभाव छोड़ा है।
ये जी धन्यवाद। जी, मतलब ऐसे बहुत कम व्यक्ति तो मुझे मिलते हैं जिनके साथ बात करने के बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है बातचीत, अभी और इनसे ज्ञान लेना बाकी है। आप उनमें से एक हैं। आप हमारे मंच पर आए, हमें इतनी सारी बातें बताई। आपका लेखन इसी तरह से चलता रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और यहाँ आने के लिए, हमारे मंच पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।